जय हिंद। आज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज़ 41 को लेकर आए हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों का वर्णन निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ में मिलता है? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों का वर्णन जो है वो विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक में मिलता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुद्रा राक्षस पुस्तक जो है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य और नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद, इनके बीच जो युद्ध हुआ है उसका वर्णन मिलता है। शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम और भास की एक रचना है स्वप्न वासवदत्ता। मौर्य समाज का वर्णन जो है वो किस पुस्तक से मिलता है? तो वो इंडिका से मिलता है और इंडिका के रचनाकार हैं मेगास्थनीज। क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज किसके दरबार का राजदूत था? तो होगा वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और सेल्यूकस निकेटर जो था वो एक सेनापति था, थल सेनापति था सिकंदर का, और सिकंदर का जो जल सेनापति था उसका नाम निर्याकस था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। निकोलस डी कांटी, तो निकोलस डी कांटी जो है वो देवराय प्रथम के टाइम में आया था, अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के टाइम में, और बारबोसा जो है कृष्ण देव राय के टाइम में आया था, और नोनिज अच्युत देव राय के टाइम में आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 सब का सब सही हो जाएगा, ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किस तुर्क सरदार ने गजनी को अपनी राजधानी बनाकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? तो वो था अल्पतगिन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। और अल्पतगिन का उत्तराधिकारी था सुबुक्तगिन, और सुबुक्तगिन का उत्तराधिकारी था महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी जो था वो भारत पे कुल 17 बार अटैक किया था। इसकी प्रथम आक्रमण जो था 1001 ईस्वी में किया था, और उस समय राजा थे जयपाल, और अंतिम आक्रमण इसका 1027 में हुआ था जाटों के विरुद्ध, जाटों पे किया था। और क्वेश्चन आता है कि इसने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो 1025 पे इसने आक्रमण करके सोमनाथ मंदिर को लूटा था। खिलजी वंश के किस सुल्तान ने शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज्य के सिद्धांत का पालन किया है? मतलब शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज्य के सिद्धांत का पालन किया है, तो हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। ये खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी, और खिलजी वंश का जो प्रतापी शासक था, महानतम शासक बोलते हैं, वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन की प्रथा शुरू की थी, हुलिया प्रथा शुरू की, घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की थी, और दक्षिण भारत पे सबसे ज़्यादा बार आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो इसमें देखिए काजी जो होता है, काजी वो तो न्याय प्रशासन का अधिकार होता है, न्याय प्रशासनिक विभाग का अधिकारी होता है। तो काजी का तो डी हो जाएगा, डी का 4 होगा, डी का 4 मिला है तो सब में है। आगे देखते हैं, वाकिया नवीस जो है वो गुप्तचर सूचना एजेंसी होता था। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का बी का 1 हो जाएगा। अमल गुजार जो था वो तो राजस्व अधिकारी था, और बच गया बरीद, तो बरीद था खुफिया अधिकारी। तो हो जाएगा इसका आंसर 2 3 2 2 1 3 4 2 1 3 4 ऑप्शन डी में है। भारत में कंपनी शासन के अंतर्गत शिक्षा के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1813 के चार्टर अधिनियम ने देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को बढ़ावा देने का प्रावधान किया था, ये तो सही है। और 1813 के चार्टर अधिनियम ने इस उद्देश्य के लिए कोई मौद्रिक प्रावधान नहीं किया था, तो ये तो गलत है। मौद्रिक प्रावधान किया गया था कि हर वर्ष प्रति वर्ष शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। तो इसका आंसर केवल 1 होगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर जो है वो शुरू किया गया था जेम्स हिकी के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1780 में बंगाल गजट का भी प्रकाशन जेम्स हिकी ने किया था। और जो हेनरी विविजियन डेरोजियो है, इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन चलाया था, जिसे तरुण आंदोलन भी कहा जाता है।
वहीं राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1829 में इन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया विलियम बेंटिक के साथ मिलकर के। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है वो अकबर द्वितीय के द्वारा मिली थी। सत्येंद्र नाथ बोस है, इन्होंने क्वांटम मैकेनिज्म सिद्धांत दिया था। 8वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागरिक वह व्यक्ति होता है जो अपने देश में अधिकारों का उपयोग करता है किंतु कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए बाध्य नहीं होता है। ये तो गलत है। जब भाई अधिकारों का उपयोग करेगा तो कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए भी वो मजबूर होगा, बाध्य होगा। भारत में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है। प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, तो आंसर हो जाएगा न तो 1 और न ही 2, ऑप्शन डी। सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर है, दोहरी झिल्ली हो जाएगा। राइबोसोम में कोई झिल्ली नहीं होती है, ये झिल्ली विहीन होगा। और लाइसोसोम जो है वो सिंगल लेयर हो जाएगा, बच गया ऑप्शन बी। तो इसका आंसर हो जाएगा 3-1-2 ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा घर। और वहीं राइबोसोम जो है वो प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन का निर्माण करता है। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ये कोशिका की आत्मघाती थैली, आत्महत्या की मतलब कि आत्मघाती थैली बोला जाता है। लाइसोसोम की खोज डी दुबे ने की थी और माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वो अल्टमैन ने की थी। रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध किस कला से है? तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल जो है वो भरतनाट्यम करती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो भी कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों करती है। सोनल मानसिंह जो है वो ओडिसी और भरतनाट्यम दोनों करती है। और एक है शंकरदेव, वो सतरिया के जनक है। और श्रीदेवी जो है वो भरतनाट्यम करती है। विश्व की सबसे ऊंचा सुरंग सिकुनला टनल का निर्माण कहाँ किया गया है? तो विश्व की सबसे ऊंचा सुरंग सिकुनला टनल का निर्माण लद्दाख में किया गया है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सिकुनला टनल का निर्माण लद्दाख में किया गया है। एक है अटल टनल को लेह मनाली मार्ग के नाम से जाना जाता है। और यह रोहतांग सुरंग के नाम से, पहले इसे रोहतांग सुरंग के नाम से जाना जाता था। यह रोहतांग दर्रे में है। प्रागैतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब, देखिए इतिहास को 3 भागों में बांटा गया ना, एक है प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक उस टाइम पीरियड को बोलते हैं जब मानव लिखना भी नहीं जानता था और पढ़ना भी नहीं जानता था। और आद्य ऐतिहासिक उस टाइम को बोला जाता है कि जब मानव ने लिखना, तो मतलब कि इनके टाइम के जो भी बुक्स है, ग्रंथ है, मानव ने लिखना तो मतलब कि मानव ने लिखा है, लेकिन आज तक इनकी जो बुक्स है या इनकी जो लिपि है, भाषा है, उस चीज़ को पढ़ा नहीं गया है। और ऐतिहासिक काल में क्या है कि दोनों ही लिखा गया है और दोनों ही पढ़ा गया है। तो इसमें क्या होगा, आंसर हो जाएगा कि जब मानव ने लिखना सीखा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रागैतिहासिक काल जो है उसका बेस्ट एग्जाम्पल है पाषाण काल, स्टोन एज। और आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता आती है, हड़प्पा सभ्यता। और ऐतिहासिक काल में वैदिक सभ्यता आती है। निम्नलिखित में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बेलन घाटी। बेलन घाटी जो है उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ से धान की जो दोनों प्रकार की धान मिली है, जंगली तथा बोई जाने वाली। धान की भूसी, क्वेश्चन आएगा कि धान की भूसी कहाँ से मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा रंगपुर से। और चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कोल्डिवा से। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो चंदेल वंश का जो है संस्थापक नन्नुक था, वो तो सही है। कलचुरी वंश का कोकल प्रथम, ये भी सही है। और गढ़वाल का है चंद्रदेव, ये भी सही है। राष्ट्रकूट का विजयालय नहीं होगा, राष्ट्रकूट का होगा दंती दुर्ग। और विजयालय जो है वो चोल वंश का है। और राष्ट्रकूट का दंती दुर्ग होगा। और राष्ट्रकूट का जो राजधानी था वो था मान्यखेट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो देखिए कर्नाटक युद्ध जो है वो 3 ठो हुआ है। पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था 1740 से 48 के बीच, और ये हुआ था
इसकी समाप्ति हुई थी एले एला सापेल की संधि से। प्रथम कर्नाटक आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो है वो उसकी समाप्ति हुई थी। और दूसरा जो युद्ध हुआ था वो पौंडीचेरी से समाप्त हुआ था, 1749 से 54 में हुआ था, और ये पौंडीचेरी की संधि से समाप्त हुआ था। और तीसरा जो कर्नाटक युद्ध है वो 1756 से 1763 के मध्य में हुआ, और इसकी समाप्ति हुई है पेरिस की संधि से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। रॉल्फ फिच जो है वो जहांगीर के टाइम में नहीं आया था, वो आया था अकबर के टाइम में, अकबर के दरबार में ये आया था। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में पारित किया गया था। कर्नवालिस जो है वो अस्थायी बंदोबस्त इनके के लिए जाना जाता है। और सहायक संधि जो है लॉर्ड ब्लेजली, लॉर्ड मिंटो की बात करें तो लॉर्ड मिंटो जो है मार्ले मिंटो सुधार के लिए जाना जाता है 1909 में। अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे हुआ है, इसे सूर्यास्त का नियम भी कहा जाता है। और इसके तहत जमींदार को पूरे लगान का 89% स्टेट को देना होता था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन फराइजी विद्रोह का नेता था? फराइजी विद्रोह का नेता था दादू मियाँ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? तो वंदे मातरम जो है वो बना था स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना था। इसके रचनाकार है बंकिम चंद्र चटर्जी, और इसे सर्वप्रथम 1896 का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का कलकत्ता में, उसके तहत इसको गाया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी रहीमतुल्लाह सयानी। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला था। तो सबसे कम समय तक चला था 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है वो सबसे कम टाइम पीरियड के लिए था। और इसी के तहत क्या बोलते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन हुआ था। 1919 की बात करें तो इसमें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जो पोस्ट है वो क्रिएट किया गया था। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये कथन कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी की मृत्यु 1948 में हुई थी, नाथूराम गॉडसे ने गोली मार के किया था। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के दर्जे की समीक्षा चुनाव आयोग द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो ये 10 वर्षों के अंतराल पर यह समीक्षा की जाती है कि कौन सी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है या नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल आदि किस राजनीतिक दल के दबाव समूह हैं? सभी को पता होगा ये भाजपा के हैं, और भाजपा की स्थापना जो है 1980 में की गई थी। निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें सबसे टॉप पे तो हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, 4 से शुरुआत होगा, और मुख्य न्यायाधीश के बाद आ जाएंगे संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य आ जाएंगे, 4 के बाद 3 आएगा। और तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 4 के बाद 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। भारत के किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? तो रिजर्वेशन जो है वो चक्रानुक्रम पद्धति में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में लागू किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मतलब आज इस सीट पे SC ST लड़ेगा तो कल जनरल फाइट करेगा। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में पंचायती राज संस्था की जो अवधारणा है वो महात्मा गांधी ने की थी, और इसको सर्वप्रथम अप्लाई किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इन्होंने कार्यक्रम चलाया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में, और इसी के तहत पंचायती राज जो संस्था है इसको लागू करने का प्रयास किया गया था। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लागू किया, इसी से पंचायती राज संस्था के लिए एक कमेटी बनाई गई 1957 में, BL मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। इसने पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय मॉडल दिया, और इसने अपना रिपोर्ट पेश किया था 1959 में,
और इस रिपोर्ट के बाद ही 2 अक्टूबर 1959 को भारत का जो पंचायती राज प्रथम पंचायती राज मतलब जिला स्थान घोषित किया गया था राजस्थान के नागौर में। और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का जो कार्य है वो 73वां संशोधन 1992 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के सिफारिश पे किया गया था। समवर्ती सूची का विषय नहीं है, तो समवर्ती सूची का विषय नहीं है लोक स्वास्थ्य, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए यहाँ केवल स्वास्थ्य होता तो समवर्ती सूची का विषय होता, लेकिन अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य ये सब जो है ये समवर्ती सूची का विषय नहीं है, ये स्टेट का विषय है, राज्य का विषय है। भारतीय संविधान यह प्रावधान करता है कि यदि किसी भी राज्य विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन कौन से राज्य इसका अपवाद है? तो इसके 4 राज्य अपवाद है, सिक्किम, गोवा, मिजोरम और सिक्किम, गोवा, मिजोरम और एक शायद पांडिचेरी है। क्या है क्वेश्चन? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम, गोवा, मिजोरम, पांडिचेरी, तो सिक्किम हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो धन विधेयक पेश करने के लिए अगर राज्य में पेश हो रहा है तो राज्यपाल आदेश देंगे, और अगर केंद्र में पेश हो रहा है तो वहाँ पे राष्ट्रपति देंगे। तो आंसर हो जाएगा, ये राज्य का क्वेश्चन है तो ऑप्शन सी ए हो जाएगा इसका आंसर। धन विधेयक जो है इसका विशेष प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 109 में किया गया है, और धन विधेयक की परिभाषा जो है वो अनुच्छेद 110 से मिलती है। अविश्वास प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध प्रस्तावित किया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव जो है वो मंत्रिपरिषद के विरुद्ध प्रस्तावित किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और क्वेश्चन आता है कि अविश्वास प्रस्ताव के तहत इस्तीफा देने वाले मतलब कौन से इकलौते प्रधानमंत्री है जिनकी सरकार गिर गई थी? तो आंसर होगा विश्वनाथ प्रताप सिंह। धन विधेयक प्रस्ताव जो है वो पेश कौन करता है? तो विपक्ष पेश करता है, और पेश करने के लिए कम से कम 50 लोगों का समर्थन चाहिए। सरकार के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार वर्णित है वो हो जाएगा अनुच्छेद 23 और 24, ऑप्शन सी होगा। 23 में बाल शोषण है और 24 में है कि किसी खतरनाक जगहों पर 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी खतरनाक जगहों पर किसी खतरनाक फैक्ट्री वैक्ट्री में से काम पर नहीं लगाया जा सकता। अनुच्छेद 14 से 18 जो है वो समतावादी है, समानता का अधिकार देता है। 19 से 22 जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार है। और अनुच्छेद 25 से जो 30 है, 25 से 28 तक शिक्षा संस्कृति है। और संवैधानिक उपचार जो है वो अनुच्छेद 32 में है। और 29-30 जो है मतलब 25 से लेकर 30 तक शिक्षा एवं संस्कृति का है। कौन सी नृत्य शैली बिहू नृत्य से प्रभावित नहीं है? तो बिहू नृत्य से प्रभावित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सत्तरिया। ये असम का नृत्य है, लोक नृत्य है, और इसके जनक है शंकर महादेव। वही मणिपुरी जो है वो मणिपुर के है। कथक जो है उत्तर भारत की है, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन तबले से संबंधित है? तो तबला वादक है अल्लाह रखा खान, आंसर होगा ऑप्शन डी। पन्नालाल घोष जो है वो बांसुरी वादक है। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है वो फ्रांसीसी क्रांति से उत्पन्न हुई है। ये 1789 में हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फ्रांसीसी क्रांति से जब हुई थी उस समय राजा थे लुई 16वां। क्वेश्चन आएगा कि फ्रांसीसी क्रांति से कौन कौन से शब्द निकले? तो समता, बंधुत्व तथा समानता, ये जो शब्द है फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े हुए हैं। चुड़ैलों का धावा, टेनिस कोर्ट ओर्थ, बास्टिल का किला, ये सभी फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े हुए शब्द हैं। बोस्टन टी पार्टी किस वर्ष हुई थी? तो बोस्टन टी पार्टी जो हुई थी ये 1773 में हुई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डैश पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है? तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है बाह्य कोर, आंसर होगा ऑप्शन सी। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जानते हैं? तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे कहलाती है, आंसर होगा ऑप्शन सी। और वहीं दो अक्षांश के बीच की दूरी जो है वो कटिबंध कहलाती है।
सूर्य ग्रहण की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर न आए, अर्थात सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए। तो पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य चंद्रमा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। और सूर्य ग्रहण जो होता है वो अमावस्या के दिन होता है, वहीं चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो भूपर्पट्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद है सिलिकॉन, और सिलिकॉन के बाद है एल्यूमिनियम। तो ऑप्शन में एल्यूमिनियम दिया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी। फ्यूजियामा जो है वो एक ज्वालामुखी पर्वत है, और फ्यूजियामा जापान में स्थित है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यूराल पर्वत जो है वो एशिया और यूरोप के बीच सीमा निर्धारण करती है। हिमालय जो है वो नेपाल में है, और अपलाचियन पर्वत जो है, अपलाचियन, ये नॉर्थ अमेरिका में है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए एस्चुअरी कास्ट प्रदेश। विसर्प मतलब एस्चुअरी का निर्माण, कास्ट एस्चुअरी का निर्माण तो नदियों द्वारा होता है, कास्ट प्रदेश होगा नहीं। तटबंध का निर्माण भी नदियों के द्वारा ही होता है, सागरीय क्षेत्र में नहीं होता। और विसर्प का निर्माण भी नदियों के द्वारा ही होता है। सीप का निर्माण मरुस्थलीय क्षेत्र में होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन आएगा कि भारत की, मतलब भारत की नहीं, पूरी एशिया की सबसे बड़ी विसर्प झील कौन सी है? ऑक्सबो लेक। तो आंसर होगा गोखुर झील। गोखुर झील कौन सी है? तो वो हो जाएगा कांवर लेक, बेगूसराय में है। भोटिया किस राज्य की अनुसूचित जनजातियों में से एक है? तो भोटिया जो है वो उत्तराखंड की जनजाति है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। एक और आता है भूटिया। भूटिया और लेप्चा सिक्किम की जनजाति है। राजस्थान की जनजाति है मीना, कालबेलिया। महाराष्ट्र में भील हो जाएगा, मध्य प्रदेश में गोंड है। खान और खनिज के निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बैलाडीला जो है लोयस्क, वो छत्तीसगढ़ में, ये तो सही है। जावर जो है वो राजस्थान में जिंक की खान है, ये भी सही है। और घाटशिला जो है, घाटशिला ये तांबा की खान है, और ये भी सही है, ये झारखंड में है। और कुद्रेमुख जो है वो कुद्रेमुख बॉक्साइट का नहीं, बल्कि ये भी लो अयस्क का खान है, और कुद्रेमुख कर्नाटक में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये बॉक्साइट नहीं बल्कि लो अयस्क का खान है। नागपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नागपुर जो है वो संतरा के लिए प्रसिद्ध है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नागपुर संतरा के लिए फेमस है। सेब के लिए हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, केसर जम्मू कश्मीर, और जूट के लिए पश्चिम बंगाल। सलाल परियोजना किस राज्य में है? सलाल परियोजना जो है वो चिनाब नदी पर है, और ये जम्मू कश्मीर में है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सलाल परियोजना। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध तूफान काल बैसाखी से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा काल बैसाखी से संबंधित राज्य पश्चिम बंगाल, और वहीं केवल बैसाखी की बात करें तो पंजाब से। बैसाखी पंजाब से और काल बैसाखी पश्चिम बंगाल से। अष्टमुड़ी आर्द्रभूमि झील कहाँ स्थित है? तो अष्टमुड़ी आंध्र झील जो है, आर्द्रभूमि झील है, ये केरल में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वेम्बनाड झील कहाँ है? तो केरल में है। कौन सा राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल और तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु जो है पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पंजाब हिमालय सिंधु सतलज के मध्य, सही है। कुमायूं जो है सतलज एवं काली नदियों के मध्य, ये भी सही है। नेपाल हिमालय रावी एवं तीस्ता नदियों के मध्य, रावी नहीं होगा बल्कि नेपाल हिमालय जो है वो काली एवं तीस्ता नदी के मध्य होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रावी नहीं होगा। रुस्तम 2 भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित क्या है? तो ये डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मानव रहित, बिना मानव का एक लड़ाकू यान है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
रुद्रम रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल है। और रक्षिता क्या है, तो एक बाइक एम्बुलेंस है जो सीआरपीएफ को दी गई है। और इंद्रजाल क्या है, तो एक ड्रोन है। कौन सी एक सुपरसोनिक मिसाइल है, तो सुपरसोनिक मिसाइल है ब्रह्मोस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसे इंडिया और रूस दोनों ने मिलकर तैयार किया है। कौन सा एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है, कोबोल, बेसिक, पास्कल, ये सभी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चैट जीपीटी का विकास किसने किया था, तो चैट जीपीटी का विकास जो है वो ओपन एआई के द्वारा किया गया है। आंसर होगा ऑप्शन बी। बिहार में जल कुंड की स्थिति के आधार पर गलत जोड़े का चयन कीजिए। सूर्यकुंड राजगीर में, ठीक है। ब्रह्मकुंड राजगीर में, ये भी सही है। ऋषिकुंड मुंगेर में, ये भी सही। सीताकुंड जो है वो सीतामढ़ी में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और सीताकुंड जो है वो सीतामढ़ी में है, और एक सीताकुंड मुंगेर में भी है। तो इसका आंसर देख लीजिएगा। 6ठी शताब्दी पूर्व देश में महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी। इनमें से वर्तमान बिहार में कौन कौन स्थित है, तो वर्तमान बिहार में हो जाएगा मगध, और मगध के बाद में आ जाइए वज्जी, वैशाली, और उसके बाद में आ जाइए अंग भी है शायद, हाँ, अंग की राजधानी चंपा। मगध, वज्जी, अंग। मगध की राजधानी राजगीर थी, और वज्जी वैशाली, और अंग जो है इसकी राजधानी चंपा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन आएगा कि किस बौद्ध ग्रंथ में महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, तो आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। और किस जैन ग्रंथ में, तो जैन ग्रंथ जो है वो भगवती सूत्र है। और भारत से बाहर कितने महाजनपद थे, तो 2 थे, कंबोज और कंधार। बिहार को दिल्ली सल्तनत में शामिल करने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। उन्होंने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया, तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार बनाया था। इसका आंसर होगा मलिक जानी। मलिक जानी को इसने अपना पहला सूबेदार बनाया था। स्थितिज ऊर्जा बराबर होती है, तो स्थितिज ऊर्जा बराबर होती है mgh। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देख लीजिएगा। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है, तो यह भारहीनता की स्थिति में होता है। आंसर होगा ऑप्शन सी। कौन सा अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी। लैक्टिक अम्ल दूध में होता है, और एसिटिक अम्ल जो होता है वो सिरका में पाया जाता है। HCl अम्ल जो होता है वो हमारे आमाशय में बनता है, स्टोर रहता है म्यूकस के द्वारा। पौधों में फ्लोएम के परिवहन के लिए उत्तरदायी है, तो पौधों में फ्लोएम जो है वो भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तथा जल और खनिज लवण के लिए उत्तरदायी है जाइलम। 1 किलोवाट किसके बराबर रहते हैं, 1 किलोवाट जो है वो हो जाएगा 3.6 गुणे 10⁶ जूल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन के जो नियम है वो कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं प्रकाश वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पौधे किसके द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंधित है, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, और क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था जापान में। और ओजोन क्षरण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा, ये 1987 में हुआ था। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कोण 180 डिग्री का बनता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मरुस्थलीय पौधों में एपिडर्मिस पर एक मोटी कोमल बाहरी परत होती है जिसे क्या कहते हैं, तो उसे कटिन कहते हैं। आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है, तो विभाज्योतक ऊतक जो होता है वो कोशिका विभाजन का कार्य करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सहसंयोजक यौगिक का गुण जो नहीं है वो है उच्च गलनांक और क्वथनांक। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब क्या हो जाएगा, यदि एरिया कम होगा तो दाब अधिक हो जाएगा।
और एरिया ज़्यादा होगा तो दाब कम हो जाएगा। प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना था, तो प्रारंभिक पृथ्वी का जो वातावरण था वो बना था अमोनिया से, मीथेन से, और अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक एसिड को वापस देने के लिए एक एसिड या बेस की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है, तो इसका आंसर होगा एस्टर। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपसे छोटा है तो दर्पण किस प्रकार का है, तो वो उत्तल दर्पण है। आंसर होगा ऑप्शन डी। उत्तल दर्पण में जो पिक्चर होता है वो वस्तु से छोटा बनता है, इसीलिए इसका यूज वाहनों के क्या बोलते हैं, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के लिए प्रयोग किया जाता है। और अवतल दर्पण जो क्या है कि इसमें पिक्चर बनता है वस्तु से बड़ा बनता है, तो इसका इस्तेमाल डॉक्टर करते हैं दांतों के इलाज में, और नाई के हजाम लोग जो हैं वो करते हैं बाल काटने में दर्पण में। दो निकायों के बीच आकर्षण बल 1/9F है, तो इन दो निकायों के बीच दूरी क्या होगी, तो इन दो निकायों के बीच दूरी हो जाएगी 3 गुनी। भाखड़ा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक रिएक्शन कौन करता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड करता है। आंसर होगा ऑप्शन सी। भाखड़ा चूना जो है कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। निम्नलिखित में से कौन परमाणु बहुपरमाणविक है, तो बहुपरमाणविक है गंधक, सल्फर। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में किसे जाना जाता है, कार्ल लिनियस को जाना जाता है। आंसर होगा ऑप्शन डी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कार्ल डार्विन जो है उन्होंने दिया था जैव विकासवाद का सिद्धांत दिया था, नव परिवर्तनवाद का। निम्नलिखित में से क्या ग्रामीण बैंकिंग की संस्थागत जो संरचना है उसका हिस्सा नहीं है, तो उसका हिस्सा साहूकार लोग नहीं है। ग्रामीण बैंकिंग जो है, रूरल बैंकिंग, उस स्ट्रक्चर का हिस्सा साहूकार नहीं है। स्वतंत्रता के बाद की समय अवधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था, तो स्वतंत्रता के बाद जो राष्ट्रीय आय का अनुमान किया गया था वो परंपरागत, पुनरीक्षित और नवीन तीनों श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया। आंसर होगा ऑप्शन डी। मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है, तो मानव विकास सूचकांक का माप है शिक्षा, साक्षरता दर हो गया, जीवन प्रत्याशा हो गया, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा, और एक क्या है, शिक्षा, आयु, और हाँ एक है इनकम आपका, प्रति व्यक्ति आय। तो इसमें से आंसर हो जाएगा कि कौन सा माप नहीं है, तो लिंगानुपात जो है वो नहीं होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, और ये जो सर्वप्रथम किया गया था महबूब उल हक के द्वारा। 2024 में मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, तो इसका आंसर होगा 134वां स्थान है 190 देशों की लिस्ट में। दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है, तो ये केरल से प्रवेश करता है और लौटता है जाड़े के दिनों में, और तमिलनाडु के तट पे बारिश कर देता है। लौटते समय जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तट पे वर्षा करा देता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल से प्रवेश करता है। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। देखिए पीली क्रांति जो है, पीली क्रांति वो हो जाएगा आपका तिलहन उत्पादन से, और गोल्डन क्रांति जो है, गोल्डन छोड़िए ना, ये इधर आते हैं, काली क्रांति जो है वो हो जाएगा पेट्रोलियम से, और ग्रे क्रांति हो जाएगा उर्वरक से, और गोल्डन क्रांति जो है वो हो जाएगा आपका बागवानी एवं शहद से। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 4 2 4 1 3, 2 4 1 3 ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। किस एक्सप्रेसवे का नाम अटल पथ घोषित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम परिवर्तित करके अटल पथ घोषित कर दिया गया है। कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है, तो जीएसटी जो है वो एक अप्रत्यक्ष कर है, वस्तु एवं सेवा कर। भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया था, तो भारत में जो शून्य आधारित बजट प्रणाली है वो 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लाया गया था। आंसर होगा ऑप्शन सी। पीएम कुसुम योजना का संबंधित है, पीएम कुसुम योजना जो है वो सोलर पंप से संबंधित है। ऑप्शन होगा ए, और ये 2019 में लाया गया था।
भारत के विदेशी व्यापार के संबंध में किस वर्ष को विभाजन का वर्ष कहा जाता है? तो ये 1991 को कहा जाता है, क्योंकि इसमें एलपीजी पॉलिसी लाई गई थी। क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। किसके जन्म दिवस को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। आंसर होगा ऑप्शन सी। खेलों के संबंध में वाडा का अर्थ क्या है? तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका मुख्यालय है कनाडा के मॉन्ट्रियल में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना हुआ था 1919 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। और जो अस्थायी सदस्य का कार्यकाल होता है 2 साल के लिए होता है। और अस्थायी सदस्य है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस। किस खेल में डंक शॉट का प्रयोग किया जाता है? डंक शॉट का प्रयोग किया जाता है बास्केटबॉल में। आंसर होगा ऑप्शन बी। कार्बिलान कप किस खेल से संबंधित है? कार्बिलान कप जो है वो है टेबल टेनिस से संबंधित है। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनके किस याचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था रामधारी सिंह दिनकर जी को। उनकी रचना थी उर्वशी के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो सर्वप्रथम मिला था जी शंकर क्रूप को, पुरुष में 1965 में दिया गया था। और सर्वप्रथम महिला में दिया गया था आशापूर्णा देवी को। और हिंदी भाषा के लिए सर्वप्रथम मिला था सुमित्रा नंदन पंत को चितंबरा के लिए। और हिंदी भाषा के लिए सर्वप्रथम महिला जो है वो मिला था महादेवी वर्मा को यामा के लिए। कौन सी पुस्तक डॉक्टर रघुराम राजन द्वारा लिखी गई थी? द थर्ड पिलर है वो डॉक्टर रघुराम राजन के द्वारा लिखी गई थी। और ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक रजाओं की घाटी कहाँ स्थित है? तो यह मिस्र में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नासिक किस नदी के किनारे है? तो नासिक जो है यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और गोदावरी नदी का जो उद्गम होता है वो त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है। प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉली। आंसर होगा डॉली, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन है? सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है लद्दाख। भारत में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल और उनके समावेशन के वर्ष की गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर होगा सांची का स्तूप 1988 में नहीं हुआ था। निम्नलिखित में राज्यों में से कौन सा जनवरी 2016 में भारत का प्रथम जैविक राज्य घोषित हुआ था? तो भारत का प्रथम जैविक राज्य घोषित हुआ था सिक्किम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और भारत का प्रथम जो जैविक यूटी है यूनाइटेड क्या बोलते हैं केंद्र शासित संघ शासित प्रदेश, वो है लक्षद्वीप। तो चलिए वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।